नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की टेक्स्ट बुक का सफ़र। पता है, इस किताब में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम इसके पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले विज्ञान की दुनिया में स्वागत। फिर हम बात करेंगे सीखने की उड़ान के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि इस साल का सफर कैसा होने वाला है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वैज्ञानिक की तरह सोचें, ये सीखेंगे। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी करेंगे, सवाल पूछो। और आखिर में बात करेंगे अगले कदम की। तो बच्चों, विज्ञान की दुनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद है आपकी ग्रेड 6 की किताब? बिल्कुल उसी की तरह ये बुक भी सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक इनविटेशन है, एक बुलावा है कि आओ एक्सप्लोर करो और ढेर सारे सवाल पूछो। अच्छा बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 1 खोलो। देखो वहां पर क्या लिखा है। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि साइंस के दायरे में सब कुछ आता है। एक पत्ती के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे सेल से लेकर हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज और तारों तक, सब कुछ साइंस है। चलिए अब पेज 1 पर ही एक बहुत खास चीज देखते हैं। कभी आपने इस बुक के पेज नंबर्स पर ध्यान दिया? वो सिंपल नंबर्स नहीं हैं, वो तो एक तितली या कागज के प्लेन की तरह उड़ रहे हैं। पता है, ये एक सिंबल है। ये हमें बताता है कि सीखना और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कैसे एक साथ हवा में उड़ान भरते हैं। जैसा कि आपके बुक के पेज 1 पर लिखा है, जैसे एक तितली आज़ादी से फूलों पर मंडराती है और एक सिंपल सा पेपर प्लेन आसमान को छूने निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जब हम क्यूरियस होते हैं ना, तो हमारी लर्निंग भी पंख लगाकर उड़ने लगती है। और एक अमेजिंग बात बताऊं, एक सिंपल से पेपर प्लेन ने ही असली साइंटिस्ट को फ्लाइट की बड़ी बड़ी खोजों के लिए इंस्पायर किया था। तो हर पन्ने के साथ अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दो। इस साल का हमारा जो सफर है ना, वो सिर्फ किताब पढ़ने तक ही नहीं रहेगा। पेज 2 पर साफ साफ बताया गया है कि हमें किताब से और क्लासरूम से बाहर निकलना होगा। हमें एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना है। और ऐसा करने से ही हम अपने एनवायरनमेंट और इस प्लैनेट पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये ठीक से समझ पाएंगे। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, सस्टेनेबल, जिसे हिंदी में टिकाऊ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है मीटिंग आवर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। आसान भाषा में इसका मतलब है अपनी जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि जो चीजें हम आज यूज कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशंस के लिए भी बची रहें, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। एक साइंस एक्सप्लोरर होने के नाते इस कॉन्सेप्ट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पेज 2 पर एक और बहुत गहरी बात लिखी है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब है कि भले ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन सच तो ये है कि इनके आइडियाज आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल एक चेन की तरह है, जहां एक फील्ड का आइडिया अक्सर दूसरी फील्ड में एक नई अमेजिंग खोज को जन्म देता है। तो इस साल आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक क्विक स्नीक पीक लेते हैं। पेजेस 3 से 5 तक इसकी एक झलक दी गई है। आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के राज खोलेंगे। आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, हीट फ्लो, लाइट और शैडोज, और सुनो, यहां तक कि अर्थ के रोटेशन और एक्लिप्सिस जैसे सुपर एक्साइटिंग टॉपिक्स की गहराई में जाएंगे। तो इस शानदार साइंटिफिक जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। अब आते हैं इस साल की सबसे जरूरी स्किल पर, एक स्किल जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। एक वैज्ञानिक यानी एक साइंटिस्ट की तरह सोचना, और इसकी शुरुआत हमेशा सवाल पूछने से होती है। पेज 6 पर लिखी इस लाइन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। मतलब एक बुद्धिमान इंसान बनने के लिए आपको क्यों पूछने वाला इंसान बनना पड़ेगा। याद रखो, महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, वो कमाल के अजीबो-गरीब आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछते हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, आप सब छोटे छोटे साइंटिस्ट हो, सच में। और साइंस कभी डर से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट से सीखी जाती है। ये किताब आपकी गाइड है जो आपको ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और आलोचनात्मक ढंग से यानी क्रिटिकली सोचना सिखाएगी। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस करके देखना है। चलिए अब कुछ सुपर फन करते हैं। पेज 5 पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, क्वेश्चन द आंसर। आमतौर पर स्कूल में क्या होता है, आपको सवाल मिलते हैं और आपको जवाब ढूंढने होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ हम गेम को उल्टा कर देंगे।
मैं आपको एक जवाब दूंगा और आपको उसके लिए एक क्रिएटिव, मजेदार सवाल सोचना है। रेडी? ओके, पहला जवाब है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूकेड, यानी क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। अब सोचो, इसका क्या अजीब सा सवाल हो सकता है? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या हो सकता है? ठीक है, अगला जवाब, जस्ट ऐड सम मिल्क, यानी बस थोड़ा दूध डाल दो। इसके लिए क्या सवाल बन सकता है? अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से यूज करो। सोचो सोचो, क्या सवाल बनाया आपने? चलिए, अब तीसरा जवाब देखते हैं। डोंट पैनिक, आई हैव माई टाउल, मतलब घबराओ मत, मेरे पास मेरा तौलिया है। ये तो थोड़ा अजीब है ना? सोचिए इसका सवाल क्या हो सकता है? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और आखिरी जवाब, सिर्फ एक नंबर, 42। ये कोई आम नंबर नहीं है। साइंस फिक्शन में ये एक बहुत फेमस नंबर है। इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सवाल क्या हो सकता है? पर हाँ, बुक में लिखा है कि व्हाट इज द आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग जैसा सवाल मत पूछना, वो तो पुराना हो गया। कुछ नया, कुछ ओरिजिनल सोचो। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि साइंस एक एडवेंचर है, एक रोमांचक यात्रा है जिसे हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा आगे बढ़ाती है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनर सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगा। चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, यानी हम समझेंगे कि अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ क्या होते हैं। तो तैयार है? तो इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार कहानी से करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। इमेजिन कीजिए कि आप ही की तरह दो भाई बहन एक साइंस फेयर में गए हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, कुछ नया सीखने की। चलिए देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो वो घूमते घूमते एक स्टॉल पर पहुंचे जिसका नाम था कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों की रंगीन दुनिया। वहां उन्हें एक भैया ने एक बिल्कुल कोरा सफेद कागज का टुकड़ा दे दिया। दोनों बच्चे हैरान कि इस खाली कागज का क्या करना है। और तभी उस भैया ने उस कागज पर एक लिक्विड स्प्रे किया और बूम, जैसे कोई जादू हो गया हो। उस खाली कागज पर अचानक से लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दोनों बच्चे तो एकदम चौंक गए। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, एक बिल्कुल खाली कागज पर लिखाई अचानक से कैसे आ सकती है? क्या ये सच में कोई जादू था या इसके पीछे कोई साइंस छिपी हुई है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखो बच्चों, इस जादू के पीछे का राज समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस यानी पदार्थ है, उनका एक नेचर होता है। और ये नेचर 3 तरह का हो सकता है। या तो वो चीज़ एसिडिक होगी, या बेसिक होगी, या फिर न्यूट्रल। अच्छा, इनकी पहचान कैसे करें? तो एसिड्स यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का रस। वहीं दूसरी तरफ बेसिस यानी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे एकदम सोपी, फिसलन वाले होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साबुन का पानी। लेकिन एक मिनट, हम हर चीज को चखकर तो नहीं देख सकते ना। कुछ चीजें तो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस? साइंस के पास इसके लिए एक स्पेशल टूल है, और उस स्पेशल टूल का नाम है इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में सूचक कहते हैं। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये हमें सूचना देता है। आपकी बुक कहती है, अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेता है। सबसे कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। ये आमतौर पर कागज की पतली पतली स्ट्रिप्स की फॉर्म में मिलता है। समझो कि ये हमारा साइंस डिटेक्टिव है जो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। बच्चों चलो अब फटाफट अपनी एनसीईआरटी साइंस की बुक का पेज नंबर 8 खोलो। वहां आपको एक्टिविटी 2.1 मिलेगी। एक्टिविटी कहती है कि आप कुछ सैंपल्स जैसे नींबू का रस, साबुन का पानी, ये सब जमा करो। फिर एक लिटमस पेपर लो, उस पर सैंपल की एक बूंद डालो और देखो कि रंग में क्या बदलाव आता है।
तो यहाँ देखो, जब आप नींबू के रस जैसी एसिडिक चीज को नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे वो लाल हो जाएगा, और जब साबुन के पानी जैसे बेसिक सोल्यूशन को लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, और जो चीज न्यूट्रल है जैसे पानी, उससे लिटमस के रंग में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल। और बच्चों, ये पॉइंट तो सुपरस्टार इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए गोल्डन रूल है ये, बस इतना याद रखो। एसिड नीले लिटमस को लाल करता है। इसकी एक ट्रिक है ABR, यानी एसिड ब्लू टू रेड, और बेस ठीक इसका उल्टा करता है। इसको अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लो, बहुत काम आएगा। ओके, तो अब तक हमने एसिड और बेस को अलग अलग समझा, लेकिन अब आते हैं कहानी के अगले और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। क्या होता है जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं? चलो देखते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और इस रिएक्शन के एंड में 3 चीजें बनती हैं: सॉल्ट यानी लवण, वाटर यानी पानी, और इसके साथ साथ पैदा होती है हीट यानी गर्मी। चलिए अब देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक इसके बारे में क्या कहती है। मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called neutralization reactions. इसका सीधा सा मतलब है कि एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनके असर को कैंसिल कर दिया, और इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में से हीट यानी गर्मी निकल रही है। ये गर्मी इस बात का पक्का सबूत है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर इस न्यूट्रलाइजेशन का मेरी डेली लाइफ में क्या काम है? तो आइए इसका एक कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर होता है। मान लो आपको एक चींटी ने काट लिया। उफ, कितनी तेज जलन होती है ना। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो आपकी स्किन के अंदर एक एसिड डाल देती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो अब आप बताइए, इस एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, इसका जवाब है साइंस में, और वो भी आपके किचन में। आपको बस थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि एक हल्का बेस होता है, उसे पानी में घोलकर उस जगह पर लगा लेना है। बेकिंग सोडा चींटी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको जलन से तुरंत आराम मिल जाएगा। देखा, साइंस हमारे आसपास ही है। तो चलिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसेस कड़वे और सोपी होते हैं। नंबर 2, लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर्स उन्हें पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 3, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और नंबर 4, यही साइंस हमें चींटी के काटने जैसी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाती है। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने आज सीखे हैं ना, ये सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे चलकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही कॉन्सेप्ट्स आपकी नींव बनेंगे, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से समझना। चैप्टर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ आपकी स्कूल एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक फाउंडेशन तैयार करता है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इसे समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये समझने से कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या, चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी इसके बिना अधूरी क्यों है। हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, सोच के देखिए। आपकी बुक में एक स्टूडेंट है निहाल। उसको ना एक असाइनमेंट मिला था कि वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाए जहाँ बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो चलिए हम भी निहाल के साथ देखते हैं कि उसकी लिस्ट में क्या क्या है। वाह, देखिए निहाल ने क्या क्या ढूंढा। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, बातचीत के लिए मोबाइल फोन, घरों को रोशनी करने के लिए लाइट्स, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, सफर के लिए ट्रेन और आराम के लिए फैन। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम तो पूरी तरह बिजली से घिरे हुए हैं, है ना? अब जब हमने देख लिया है कि बिजली कितनी जरूरी है, तो आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक टॉर्च लाइट से।
सवाल बहुत सिंपल लगता है ना? ये छोटी सी टॉर्च काम कैसे करती है? बस एक स्विच दबाते ही अंधेरे कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बच्चों, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी साइंस की बुक का पेज नंबर 24 खोलिए। हाँ, खोलिया? वहां आपको फिगर 3.3 में बिल्कुल ऐसी ही एक टॉर्च दिखेगी। हम इसी टॉर्च के अंदर झांककर इसके काम करने का तरीका समझेंगे। रेडी? चलिए अब बुक में दी गई एक्टिविटी 3.1 को फॉलो करते हैं। ओके, पहला स्टेप, टॉर्च को ध्यान से देखो। दूसरा स्टेप, इसके स्विच को ऑन करो। क्लिक। क्या हुआ? अरे वाह, लैंप जल गया। अब आओ टॉर्च को खोलकर इसके अंदर के पार्ट्स को पहचानते हैं। तो देखिए, एक टॉर्च हो या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो कई छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनता है। इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो आइए टॉर्च के मेन कंपोनेंट्स से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। आपकी बुक कहती है ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लस वी, while the other is negative minus v. The electric cell is a portable source of electrical energy. बिल्कुल आसान भाषा में सेल बिजली का एक छोटा सा पावर बैंक है जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिंपल। अब आती है बैटरी। बुक में क्या लिखा है? Such a combination of 2 or more cells is called a battery. इसका मतलब ये है कि जब हमें ज्यादा पावर चाहिए होती है तो हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को एक लाइन में जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, और इस कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं बैटरी। और अब आते हैं उस पार्ट पर जो असल में रोशनी देता है, द फिलामेंट। जैसा कि बुक बताती है, द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। बल्ब के अंदर वो जो स्प्रिंग जैसा पतला सा तार होता है ना, जब उसमें से बिजली गुजरती है तो वो गर्माकर जलने लगता है। वही है फिलामेंट। देखा कितना आसान है? कीप गोइंग बच्चों, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि बल्ब फ्यूज होने का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसका फिलामेंट टूट गया है। और जैसे ही फिलामेंट टूटा, बिजली का रास्ता अधूरा रह जाता है और इसीलिए बल्ब नहीं जलता। ओके, सो अब हमने सेल, बल्ब और फिलामेंट को जान लिया है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते हैं। इन्हें एक सही तरीके से जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इट्स लाइक पुटिंग अ पजल टुगेदर। तो ये देखिए, ये है बिजली के लिए एक पूरा और बंद रास्ता, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह। और बिजली के इस पूरे बंद रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि आप अपनी बुक के पेज 27 फिगर 3.9 में देख सकते हैं, इसमें एक सेल है, एक लैंप है और एक स्विच है जो तारों से जुड़े हैं। तो इस पूरे सर्किट का गेटकीपर कौन है? वो है स्विच। स्विच बिल्कुल एक ड्रॉब्रिज की तरह काम करता है। जब स्विच ऑफ होता है तो ये ब्रिज की तरह रास्ता तोड़ देता है और करंट आगे नहीं जा पाता। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, रास्ता जुड़ जाता है, करंट बहने लगता है और बल्ब जल जाता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर हर बार सर्किट को समझने के लिए हमें असली सेल, बल्ब और तार बनाने पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना? क्या इसे कागज पर बनाने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। हम यूज करते हैं सर्किट डायग्राम। इसमें हर कंपोनेंट के लिए एक खास सिंबल होता है, जैसा आप फिगर 3.14 में देख सकते हैं। और पता है, ये साइंस की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इन सिंबल्स की मदद से दुनिया में कहीं भी कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट आपका बनाया हुआ सर्किट आसानी से समझ सकता है। कूल, राइट? अब एक और जरूरी सवाल, हम सर्किट में हमेशा मेटल यानी धातु की तारों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? और उनके ऊपर वो प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है? इसका जवाब छुपा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। आपकी बुक में पेज 30 पर एक एक्टिविटी है। सोचो, जब सर्किट के बीच में लोहे की चाबी या पेंसिल की लीड लगाई तो बल्ब जल गया, लेकिन जब प्लास्टिक का स्केल या रबर का इरेजर लगाया तो बल्ब नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन चीजों से करंट पास हो गया वो है कंडक्टर्स, और जिन्होंने करंट को रोक दिया वो हैं इंसुलेटर्स। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से जाने दो कहते हैं, जैसे कॉपर, और इंसुलेटर्स करंट के फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक। इसीलिए बिजली की तारें अंदर से कंडक्टर यानी मेटल की होती हैं और ऊपर से इंसुलेटर यानी प्लास्टिक से कवर की जाती हैं, ताकि करंट सिर्फ तार के अंदर रहे और हमें शॉक ना लगे। सेफ्टी फर्स्ट। वाह,
हमने पूरा चैप्टर समझ लिया। चलिए एग्जाम से पहले एक सुपर फास्ट लाइटनिंग राउंड रिवीजन करते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो हमने इस चैप्टर में सीखे। रेडी हो? लेट्स गो। इलेक्ट्रिक सेल, बिजली का छोटा सोर्स। बैटरी, सेल्स का ग्रुप फॉर मोर पावर। फिलामेंट, बल्ब का जलने वाला तार। इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट का बंद रास्ता। स्विच, सर्किट का ऑन ऑफ बटन। कंडक्टर्स, करंट के दोस्त। और इंसुलेटर्स, करंट के दुश्मन। इन डेफिनेशंस को जरूर याद रखिएगा। और अब आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए एक फाइनल चैलेंज। ये डायग्राम आपके बुक के एक्सरसाइज सेक्शन फिगर 3.18 से है। ध्यान से देखिए और सोचकर बताइए, अगर इसमें स्विच S1 ऑन हो और S2 ऑफ हो तो कौन सा लैंप जलेगा, L1, L2 या L3? थोड़ा ट्रिकी है, पर आई नो यू कैन डू इट। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर कौन सी क्लास और कौन सी बुक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ, टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी पदार्थ, धातु और अधातु। आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और ये है चैप्टर 4। एक बात और, ये चैप्टर सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिल्कुल फोकस के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो चलो इस तस्वीर से एक स्टोरी शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये है सुदर्शन, एक लोहार। वो गर्मा गर्म लोहे को हथौड़े से पीटकर अलग अलग चीजें बना रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा। और पास में खड़ी है आनंदी, जो ये सब बहुत ध्यान से देख रही है। उसके दिमाग में ना एक सवाल घूम रहा है कि ये लोहा पीटने पर फैल क्यों जाता है, टूटता क्यों नहीं। बस यहीं से हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की अमेजिंग जर्नी शुरू होती है। ऑलराइट, तो इस एक्सप्लेनर के पहले पार्ट में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों की। अब ये क्या होता है? बेसिकली ये वो चीजें हैं जो हम बाहर से देखकर, टच करके या ऑब्जर्व करके ही पता लगा सकते हैं। इसके लिए सब्सटेंस को केमिकली चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। यही प्रॉपर्टीज हमारा फर्स्ट क्लू है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस समझने के लिए। तो चलिए सीधे एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फटाफट अपनी बुक निकालो और पेज नंबर 43 खोल लो। हम सब साथ में देखेंगे एक्टिविटी 4.1। इससे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रेडी हो? लेट्स डू दिस। तो जस्ट इमेजिन, जब इस लोहे की कील को, इस आयरन नेल को हथौड़े से जोर से पीटा जाएगा तो क्या होगा? आपकी बुक कहती है कि कुछ चीजें पीटने पर चपटी हो जाती हैं, मतलब दे फ्लैटन। लेकिन अगर आप कोयला जैसी चीज को पीटेंगे तो वो तो बिखर कर पाउडर बन जाएगी। और यही इनका पहला और सबसे बड़ा फिजिकल डिफरेंस है। तो है प्रॉपर्टी का एक स्पेशल नाम है, बुक में इसकी डेफिनेशन दी है। लेट्स रीड इट। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। सिंपल शब्दों में, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप किसी चीज को पीट कर उसकी पतली सी चादर यानी थिन शीट्स बना दो, उसे ही आघातवर्ध्यता या मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अरे वही मिठाइयों के ऊपर लगी चांदी की वर्क या फिर खाना पैक करने वाली एल्यूमिनियम फॉइल। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर मेटल्स चमकदार यानी लस्ट्रस और काफी हार्ड होते हैं, वहीं नॉन मेटल्स डल से होते हैं और नरम होते हैं। लेकिन रुको, साइंस में हमेशा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, है ना? जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो इतने नरम हैं कि उन्हें आप केक की तरह चाकू से काट सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? और मर्क्यूरी यानी पारा वो अकेला मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अमेजिंग, राइट? अच्छा, एक सवाल, आपने मेटल के तार यानी वायर्स कहाँ देखे हैं? बिजली की केबल्स में, आपकी ज्वेलरी में, राइट? तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को, जिससे उनके तार बन सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। चलिए बुक की डेफिनेशन देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब पदार्थों का वो गुण जिससे उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, उसे तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। और जब डक्टिलिटी की बात हो रही है तो गोल्ड से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम, जस्ट 1 ग्राम सोने को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर्स। ये है डक्टिलिटी की पावर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्शन यानी चालकता।
मेटल्स जो होते हैं ना, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर्स यानी सुचालक होते हैं। कभी सोचा है किचन में जो बर्तन होते हैं वो मेटल के क्यों होते हैं? सिंपल, ताकि आंच आसानी से खाने तक पहुंच सके। पर उसका हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर्स हैं। सेम लॉजिक इलेक्ट्रिशियन के टूल्स पर प्लास्टिक के हैंडल होते हैं ताकि उन्हें करंट न लगे। मैं जानता हूं, आई नो, मेलिएबिलिटी, कंडक्शन, ये सारे नए नए वर्ड सुन के लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा मुश्किल है। बट ट्रस्ट मी, डोंट वरी, बस हिम्मत मत हारना। एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझ लिया ना, तो ये सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, आगे लाइफ में भी काम आएंगे। और हाँ, इन्हीं बेसिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सवाल तो पक्का बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के पार्ट 2 पर, केमिकल बिहेवियर यानी रासायनिक व्यवहार। तो अब तक हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स बाहर से कैसे दिखते हैं। अब हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि वो हवा और पानी जैसे केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम सबने लोहे पर जंग यानी रस्ट लगते देखा है, पर सोचा है कभी कि जंग लगने के लिए आखिर चाहिए क्या? बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है उससे साफ पता चलता है कि जंग लगने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक है ऑक्सीजन जो हवा में होती है, और दूसरी है मॉइस्चर यानी पानी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब हो तो लोहे पर जंग लगेगा ही नहीं। ये जो जंग लगने का प्रोसेस है ना, इसका एक साइंटिफिक नाम है कोरोजन। बुक कहती है gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water or other substances is known as corrosion. Basically जंग लगना कोरोजन का ही एक टाइप है। तांबे पर जो हरी हरी लेयर आ जाती है या चांदी थोड़े टाइम बाद काली पड़ जाती है, ये सब कोरोजन की ही एग्जाम्पल्स हैं। और अब देखिए इंडिया का एक असली वंडा, ये है दिल्ली का फेमस आयरन पिलर। पता है कितना पुराना है? 1600 साल, 1600 साल से भी ज्यादा। इतनी सदियों तक बारिश, धूप, हवा झेलने के बाद भी इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये कोई मैजिक नहीं, ये हमारे पुरखों की एडवांस्ड मेटलर्जी का, उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। चलो अब एक और कूल सा केमिकल रिएक्शन देखते हैं। इमेजिन करो एक मैग्नीशियम का रिबन है। उसको जब हम जलाते हैं तो वो एकदम ब्राइट वाइट लाइट के साथ जलता है और पीछे छोड़ जाता है एक सफेद सी राख। इस राख को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर जब इस राख को पानी में घोलकर लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ से मिलता है हमें एक गोल्डन रोल। इसे दिमाग में फिट कर लो। जब भी कोई मेटल जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्साइड हमेशा बेसिक यानी क्षारीय नेचर का होगा। सिंपल। और इसका टेस्ट, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जब कोई नॉन मेटल जैसे सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्साइड एसिडिक यानी अम्लीय होता है और वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और द बिगर पिक्चर देखते हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आखिर हैं क्या? ये एक बहुत बड़े साइंटिफिक परिवार का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। एलिमेंट क्या होता है? चलो बुक की डेफिनेशन देखते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब तत्व वो सबसे प्योर, सबसे बेसिक सब्सटेंस है जिसे आप और सिंपल चीजों में नहीं तोड़ सकते। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं 26 अल्फाबेट्स A, B, C, वैसे ही इस पूरी दुनिया की हर चीज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स। अभी तक हम 118 एलिमेंट्स जानते हैं। हम अक्सर मेटल्स की बात करते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, बट नॉन मेटल्स ये हमारी लाइफ के साइलेंट हीरोज हैं। इनके बिना तो लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। पौधों को बढ़ने के लिए फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन चाहिए, हमारा पानी साफ करने के लिए क्लोरीन चाहिए, चोट लगने पर आयोडीन का एंटीसेप्टिक चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिंदा रहने के लिए हर सांस में ऑक्सीजन चाहिए। सो यू सी, नॉन मेटल्स के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए इस पूरे चैप्टर को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज करते हैं। रेडी? पहला, मेटल्स चमकदार यानी लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स डल। दूसरा, मेटल्स मैरिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब उन्हें पीट कर शीट और खींच कर तार बना सकते हैं। तीसरा, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। और चौथा, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक। ये 4 पॉइंट्स इस चैप्टर का फाउंडेशन है।
तो ये था हमारा चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखो, आपकी इस किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं और हम आज 5वें चैप्टर को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि जब बर्फ पिघलती है वो भी एक बदलाव है, और जब लकड़ी जलती है वो भी एक बदलाव है, पर इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सच तो ये है कि बदलाव यानी चेंजेस हमारे चारों तरफ हर पल हर सेकंड हो रहे हैं। सुबह दूध से दही जम जाता है, छोटा सा बीज एक बड़ा पौधा बन जाता है। ये सब चेंजेस ही तो हैं। आपकी किताब में भी कुछ ऐसे ही बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलो एक नजर डालते हैं। ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक के टेबल 5.1 से लिए गए हैं। एक कली का फूल बनना, केले का पक जाना और उस पर भूरे धब्बे आना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना और गुंथे हुए आटे से रोटी बनना, इन सब में एक चीज तो कॉमन है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये सारे बदलाव एक जैसे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम उन बदलावों को समझते हैं जिनमें कोई भी चीज अंदर से नहीं बदलती, बस उसका रूप, उसकी फॉर्म बदल जाती है, और इन्हीं को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। चलो बच्चों, फटाफट अपनी किताब खोलो और पेज नंबर 59 पर आ जाओ। सबने खोल लिया? ग्रेट। चलिए अब एक्टिविटी 5.2 को साथ में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस एक्टिविटी में 3 बहुत ही सिंपल सी चीजें करने को कही गई हैं। पहला, एक कागज लो और उसे मोड़ दो। दूसरा, एक गुब्बारे में हवा भरो और फिर हवा निकाल दो। और तीसरा, एक चौक का टुकड़ा लेकर उसे पीस कर उसका पाउडर बना दो। अब जरा सोचो, इन तीनों में आखिर हुआ क्या? और बस यहीं पर आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या इन चेंजेस में कोई नई चीज, कोई न्यू सब्सटेंस बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कागज को मोड़ने के बाद भी वो कागज ही है, गुब्बारा फुलाने के बाद भी वो गुब्बारा ही है, और चौक को पीसने के बाद भी वो चौक का पाउडर ही है। मतलब सब्सटेंस तो वही का वही रहा। अब इसी चीज को हम साइंस की भाषा में समझते हैं। आपकी किताब में जो डेफिनेशन दी है, पहले वो पढ़ते हैं। A change in which only physical properties like shape, size and state of a substance change and no new substance is formed. अगर आसान शब्दों में कहूं तो जब किसी चीज के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसकी शेप, उसका साइज या उसकी स्टेट बदलें, पर कोई नया पदार्थ, कोई न्यू सब्सटेंस न बने, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो फिजिकल चेंज तो समझ आ गया, लेकिन उन बदलावों का क्या जहां कुछ बिल्कुल नया ही बन जाता है? तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं केमिकल चेंजेस को। अब आ जाओ अपनी बुक के पेज 60 पर। यहां एक्टिविटी 5.3 दी गई है। इसमें बताया है कि जब हम चूने के पानी में, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, अपनी सांस से हवा फूंकते हैं तो वो दूधिया मतलब मिल्की हो जाता है। अरे पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारी सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। और पता है, ये जो दूधियापन है, यही सबसे बड़ा क्लू है। ये हमें बताता है कि एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और याद रखना, जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, केमिकल चेंज। अब देखो, साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल इक्वेशन से दिखाते हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझो। जो चीजें हम मिलाते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नई चीजें बनकर तैयार होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। चलो अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, सीधे आपकी किताब से। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, और ये होता है एक केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के जरिए। रुको, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बच्चों, इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपके साइंस के फाउंडेशन बना रहा है। ये समझना एक सुपर पावर की तरह है, तो हिम्मत मत हारना। यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारी असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कहां-कहां देखने को मिलते हैं। यहाँ 2 बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। बाईं तरफ देखो, लोहे पर जंग लगना। जब लोहा यानी आयरन हवा की ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो एक बिल्कुल नया भूरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे हम जंग यानी रस्ट कहते हैं। और दाईं तरफ जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो तेज रोशनी के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख में बदल जाता है। दोनों ही केसेस में बिल्कुल नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इसलिए ये क्या हुए? केमिकल चेंजेस। अच्छा,
अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज है जो आपकी किताब के पेज 65 से लिया गया है। जरा सोचो, जब एक मोमबत्ती जलती है तो आखिर होता क्या है? इस जलती हुई मोमबत्ती को एक पजल की तरह देखो। सोचो जरा, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या फिर क्या ये दोनों हो सकते हैं? आपको क्या क्या होता हुआ दिख रहा है? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। असल में मोमबत्ती का जलना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। देखो, मोम का पिघलकर सॉलिड से लिक्विड बनना ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि मोम तो मोम ही रहा, बस उसकी स्टेट बदल गई। लेकिन जब यही पिघला हुआ मोम बत्ती में जलता है तो वो गर्मी, रोशनी और गैस में बदल जाता है, और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहां बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो देखा, एक ही प्रोसेस में दोनों तरह के बदलाव। अमेजिंग है ना? बहुत बढ़िया, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। अब समय है एक क्विक रीकैप का। चलो फटाफट से देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स सीखे। आपकी किताब के इन अ नटशेल से ये की पॉइंट्स हमेशा याद रखना। पहला, फिजिकल चेंज में सिर्फ रूप बदलता है, कोई नई चीज नहीं बनती। दूसरा, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन के जरिए एक या ज्यादा नई चीजें बनती हैं। तीसरा, जलना यानी कंबस्शन और जंग लगना यानी रस्टिंग केमिकल चेंजेस के बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। और जलने से एक और कॉन्सेप्ट याद आया, इग्निशन टेम्परेचर। ये वो सबसे कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना। अब आपकी बारी है। आप चाहते हैं कि हम अगला एक्सप्लेनर कौन सी बुक और कौन सी क्लास पर बनाएं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो ये था चैप्टर 5 का हमारा पूरा एक्सप्लेनर। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम। हम अपनी एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 की बुक की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर। इसका नाम है एडोलेसेंस रीचिंग द एज ऑफ चेंज। पता है, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ के इस सुपर एक्साइटिंग फेज को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस जर्नी को साथ मिलकर अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम इस चैप्टर को 5 इजी पार्ट्स में समझेंगे। वो स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि बॉडी में कौन से फिजिकल और इंटरनल चेंजेस आते हैं। उसके बाद हम इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड पर चलेंगे और लास्ट में विल टॉक अबाउट हेल्थी हैबिट्स जो आपके फ्यूचर को ऑसम बनाएंगी। रेडी? चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले चलो ये समझते हैं कि आखिर ये टीनेज या एडोलेसेंस की स्टेज है क्या चीज। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 75 खोल लीजिए। वहां पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए साथ में पढ़ते हैं। Adolescence is a stage of development between childhood and adulthood, starting around 10 years of age and continuing up to 19. आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? ये बचपन और बड़े होने के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है, और ये सफ़र लगभग 10 साल की उम्र से शुरू होकर 19 साल तक चलता है। तभी तो इसे टीन एज कहते हैं। 13 से 19 तक। सिंपल राइट? अब देखो ये कितना रिलेटेबल है। ये लाइन सीधे आपकी बुक के पेज 75 से हैं। वेंकटेश और देवयानी आपस में बात कर रहे हैं। तुम कितनी लंबी हो गई हो, तुम्हारी तो हल्की सी मूंछ आ गई है। बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जो आप और आपके दोस्त एक दूसरे में नोटिस करते होंगे, है ना? और ये पिक्चर देखो, बिल्कुल वही सीन दिखा रही है। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। चेंजेस जो आप अपने आप में और अपने फ्रेंड्स में नोटिस करते हैं। ओके, सेक्शन 2, फिजिकल चेंजेस। तो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और बात करते हैं उन बदलावों की जो बाहर से दिखते हैं। आखिर वो कौन से कॉमन चेंजेस हैं जो इस स्टेज पर हर कोई एक्सपीरियंस करता है? लेट्स फाइंड आउट। यहां देखिए, आपकी बुक के टेबल 6.1 जैसा ही एक टेबल है। इस स्टेज पर क्या होता है? हाइट अचानक से बढ़ती है, जिसे ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। वेट और स्ट्रेंथ यानी ताकत दोनों बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे कॉमन, चेहरे पर पिंपल्स या नए हेयर आना भी इसी का हिस्सा है। और ये सब, लेट मी टेल यू, बिल्कुल नॉर्मल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सभी चेंजेस बड़े होने के बिल्कुल नेचुरल साइंस है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी की बॉडी अलग अलग स्पीड से ग्रो करती है, इसलिए अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर ग्रोइंग एट योर ओन परफेक्ट पेस। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, इंटरनल चेंजेस।
अब बात करते हैं उन बदलावों की जो अंदर होते हैं, वो जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन ट्रस्ट मी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अपनी बुक के पेज 77 पर आइए। वहां एक टर्म है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and help distinguish males from females. They are not directly involved in reproduction. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा? चलो इसे सिंपल करते हैं। ये बस वो नेचुरल साइंस हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी अब एडल्टहुड के लिए यानी बड़े होने के लिए तैयार हो रही है। और ये अगला वर्ड, इस पर स्टार मार्क लगा लो बच्चों, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो पूरा प्रोसेस है जिसके कारण ये सारे एक्सटर्नल और इंटरनल बदलाव होते हैं और आपका शरीर रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनता है। दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड ऑल द मैजिक। गर्ल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। इट्स अ साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे जुड़ी जितनी भी गलतफहमियां या मिथ्स हैं उन्हें हमें इग्नोर करना है और उन्हें ब्रेक करना है। बच्चों, हमेशा ये बात याद रखना, ये सारे चेंजेस चाहे फिजिकल हों या इमोशनल, इस बात का सबूत है कि आप एक मजबूत और सक्षम अडल्ट बन रहे हैं। इसलिए इसको लेकर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इट्स एन अमेजिंग जर्नी, सो एम्ब्रेस इट। नेक्स्ट अप सेक्शन 4, फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि बड़े होने का मतलब सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होता, आपके इमोशंस यानी आपकी भावनाओं में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी और अगले ही पल शायद बहुत उदासी। इसे कहते हैं मूड स्विंग्स और ये बिल्कुल नॉर्मल है। द बेस्ट पार्ट, आप इस नई एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगा सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस या सोशल वर्क जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में। एंड नाउ फॉर आवर फाइनल सेक्शन, सेक्शन 5, हेल्दी हैबिट्स। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे सफर को हेल्दी और हैप्पी कैसे बनाया जाए। हमेशा याद रखिए, आपकी आज की आदतें ही आपका कल, आपका फ्यूचर बनाएंगी। क्योंकि आपकी बॉडी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, उसे सही फ्यूल की जरूरत है, और वो फ्यूल है एक बैलेंस डाइट। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मिल्क और पनीर से कैल्शियम मिलता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। पालक और राजमा जैसी चीजों से आयरन मिलता है जो खून बनाता है, और दालों से मिलता है प्रोटीन जो आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है। सो ईट वेल। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बहुत जरूरी है। सुरक्षित रहने के लिए इन सिंपल रूल्स को हमेशा फॉलो करें। बी काइंड, पोस्ट करने से पहले सोचो, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो और कभी भी अनजान लोगों से फोटो शेयर मत करो। सिंपल। ये बेहद जरूरी है। दोस्तों का प्रेशर, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, वो रियल हो सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। टोबैको और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों को एन कहना ही सबसे स्मार्ट चीज है। नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम बट एवरी सिंगल टाइम। और हाँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये स्लाइड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपके चैप्टर में मेंशन्ड हैं। ये अक्सर जनरल नॉलेज के सवालों में आ जाती हैं, सो इन्हें जरूर याद रखें। तो चलो इस चैप्टर को फटाफट से समराइज करते हैं। हमने जाना कि एडोलेसेंस 10 से 19 साल की उम्र है। इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी हमें रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनाती है। ये सब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और अ बैलेंस्ड डाइट, हाइजीन और बुरी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। So that was our complete explanation on Chapter 6. हमें उम्मीद है कि इससे आपकी पढ़ाई और कंपैरेटिव एग्जाम्स दोनों में मदद मिलेगी। अब आपकी बारी। आप अगला कौन सा एनसीईआरटी बुक और चैप्टर समझना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए एक और नया एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। आज हम सीधा डाइव कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में। पता है, इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम मास्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर, यानी प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि केरला सिक्किम से ज्यादा गर्म क्यों रहता है? या फिर आपके किचन में जो कुकिंग पैन है वो हमेशा मेटल का ही क्यों होता है, प्लास्टिक का क्यों नहीं? आपकी बुक में पेमा और पालदिन भी बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे हैं। चिंता मत करो, इस एक्सप्लेनर के एंड तक हम सब मिलकर इन सारे क्यों का जवाब ढूंढ निकालेंगे। तो हीट के सफर का पहला स्टेशन है कंडक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चालन। बेसिकली ये है हीट का टच ट्रांसफर। अगर आप बुक में देख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा पेज 67 पर, सेक्शन 7.1 में। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है।
इसको आसानी से समझने के लिए आपकी बुक में एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी दी है। बुक कहती है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ अ मेटल सच एज एल्यूमिनियम और आयरन अबाउट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, अटैच 4 पिन्स टू द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ वैक्स। मतलब एक मेटल की पट्टी लो, उस पर मोम यानी वैक्स से 4 पिन्स चिपका दो, उसे एक स्टैंड पर लगाओ और एक साइड से कैंडल से गर्म करना शुरू करो। सोचो अब क्या होगा। और हाँ, याद रखना, आग से जुड़ा कोई भी एक्सपेरिमेंट हमेशा किसी बड़े की प्रेजेंस में ही करना है। सेफ्टी फर्स्ट। और देखो होता क्या है, जैसे ही एक एंड गर्म होना शुरू होता है, आग के सबसे पास वाली पिन बूम सबसे पहले गिरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, उस मोम को पिघलाते हुए। बस इसी सिंपल प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। तो बुक इसको एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करती है? Let's read it. The process of heat transfer from the hotter part of an object to the colder part is called conduction. In this process, the particles themselves do not move from their positions. इसका मतलब समझे? ये बिल्कुल एक टीम वर्क जैसा है। पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, बस एनर्जी को अपने पड़ोसी पार्टिकल को पास कर देते हैं। जैसे एक रिले रेस में बैटन पास होता है, प्लेयर वही रहता है, बस बैटन आगे बढ़ जाता है। लेकिन हर मटेरियल इतना अच्छा टीम प्लेयर नहीं होता। जो मटेरियल्स हीट को आसानी से पास ऑन करते हैं, जैसे कि सारे मेटल्स, उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स या सुचालक। अब समझें पैन मेटल का क्यों होता है, ताकि आंच आसानी से सब्जी तक पहुंचे। और जो मटेरियल्स हीट को रोक लेते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या मिट्टी, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। तभी तो गर्म पैन का हैंडल प्लास्टिक का होता है, ताकि आपका हाथ न जले। सिंपल, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के दूसरे तरीके पर, कन्वेक्शन यानी संवहन। ये तरीका लिक्विड्स और गैसेस में काम करता है। कभी सोचा है आग का धुआं हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है, या जब पानी उबलता है तो बबल्स नीचे से ऊपर ही क्यों आते हैं? इसका जवाब है कन्वेक्शन। आपकी बुक के पेज 69 पर दी गई एक्टिविटी 7.3 इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? लेट्स सी। टेक अ बीकर, हाफ फिल इट विथ वाटर, पुट अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। नाउ हीट द बीकर जस्ट बिलो द ग्रेन। मतलब एक बीकर में पानी लो, उसमें कलर का एक छोटा सा दाना डालो और ठीक उसके नीचे से गरम करो। और यहां पर ना एक कमाल की चीज होती है। आप देखेंगे कि रंग वाला पानी ऊपर उठता है और ऊपर का साफ पानी नीचे की तरफ आता है। एक पूरा सर्कुलर फ्लो बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म होने पर पानी हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और उसकी खाली जगह भरने के लिए ऊपर का ठंडा और भारी पानी नीचे आ जाता है। ये साइकिल चलता रहता है और इसे ही हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। कंडक्शन में पार्टिकल्स बस एनर्जी पास कर रहे थे अपनी जगह पर खड़े खड़े, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद हीट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। वो खुद हीट के डिलीवरी एजेंट्स बन जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें नेचर में रोज दिखता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। दिन में जमीन समुद्र से जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और समुद्र से आने वाली ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ जाती है। इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। और रात को प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है और चलती है लैंड ब्रीज। ये सब कन्वेक्शन का ही तो कमाल है। आई नो, इतने सारे नए वर्ड्स आ गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर ट्रस्ट मी, ये साइंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक बार इनको ध्यान से समझ गए ना, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स एकदम आसान लगेंगे। और हाँ, एग्जाम्स में तो ये कॉन्सेप्ट सुपरस्टार हैं, इन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो फुल मार्क्स पक्के। चलिए अब मिलते हैं हीट ट्रांसफर के तीसरे और आखिरी हीरो से, रेडिएशन यानी विकिरण। जरा सोचिए, आप सर्दियों में आग से काफी दूर बैठे हैं, फिर भी आपको गर्माहट महसूस होती है ना? हवा तो ठंडी है और आप आग को टच भी नहीं कर रहे, तो ये हीट आप तक आखिर पहुंची कैसे? ये होता है रेडिएशन के जरिए। बुक कहती है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। ये हीट का असली सुपर पावर है। इसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत ही नहीं है। ये एम्प्टी स्पेस यानी वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। सूरज से अर्थ तक इतनी सारी गर्मी इसी तरह से आती है। अमेजिंग, इजंट इट? और इस प्रिंसिपल को हम रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, पता है?
गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे व्हाइट या येलो, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, जैसे ब्लैक या डार्क ब्लू, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके हमें गर्म रखते हैं। देखा कितनी सिंपल साइंस है। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर अर्थ का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इंजन कैसे चलाते हैं। और वो इंजन है द वाटर साइकिल, यानी हमारा जल चक्र। देखिए ये कितना परफेक्टली कनेक्ट होता है। सूरज की रेडिएशन समुद्र के पानी को गर्म करती है, जिससे वो इवेपोरेट यानी भाप बनता है। फिर ये गर्म वाटर वेपर कन्वेक्शन के कारण हल्का होकर आसमान में ऊपर उठता है। ऊपर जाकर वो ठंडा होता है और क्लाउड्स बनाता है। और जब क्लाउड्स बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश होकर पानी वापस जमीन पर आ जाता है। सोचो, हमारी पूरी अर्थ इसी साइकिल पर चलती है। तो चलिए एकदम रैपिड फायर रिविजन करते हैं। रेडी? नंबर 1 कंडक्शन, ये है हीट का हाई-फाई यानी टच से ट्रांसफर। नंबर 2 कन्वेक्शन, ये है हीट की पूल पार्टी यानी पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट। और नंबर 3 रेडिएशन, ये है हीट का सुपर पावर, जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं। सिंपल, याद रहेगा ना? और एक सीक्रेट बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके 7th क्लास के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइंस के फॉरएवर टॉपिक्स हैं। आप आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ये आपको वहां जरूर मिलेंगे। तो इस फाउंडेशन को एकदम सॉलिड बनाना है, ठीक है? तो अब आपकी बारी है। हमारा अगला मिशन क्या होना चाहिए? कौन सा चैप्टर, कौन सी क्लास आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री, जो भी हो, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हम उसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो ये था आपका चैप्टर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर। आई रियली होप अब आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8, टाइम एंड मोशन, यानी समय और गति। आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और ये है चैप्टर नंबर 8। तो आर यू रेडी टू मास्टर दिस? लेट्स गो। ओके, सो हियर्स व्हाट वी आर गोना कवर टुडे। हम स्टार्ट करेंगे समय का सफर से, फिर हम पेंडुलम का जादू देखेंगे, उसके बाद विल डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पीड, और हाँ, फॉर्मूला से सॉल्यूशन सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। और एंड में हम मोशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन को समझेंगे। इट्स गोना बी अ फन राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर 87 खोल लीजिए। देखिए, आपकी बुक में कहानी प्रेरणा नाम की एक स्टूडेंट से शुरू होती है। वो एक रेस देख रही है और बस यही सोच रही है कि आखिर हम टाइम को कितनी एक्यूरेटली, इतनी सटीकता से मेजर करते कैसे हैं। और प्रेरणा का यही सवाल, दिस क्यूरियोसिटी, इस चैप्टर का फाउंडेशन है। वो देखती है कि ओलंपिक्स में तो सेकंड के 1000वें हिस्से तक टाइम नाप लेते हैं। फिर वो सोचती है, मेरे स्कूल स्पोर्ट्स में टीचर स्टॉपवॉच यूज करते हैं, बट क्या टाइम हमेशा से ऐसी मेजर होता था? उसके इसी सवाल से हमारा सफर शुरू होता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? आज तो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स हैं, स्टॉप वॉचेस हैं, सब कुछ है। लेकिन जस्ट इमेजिन, उस जमाने के बारे में सोचिए जब घड़ियां थी ही नहीं, तब लोग टाइम कैसे मेजर करते थे। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पुराने डिवाइसेस में से एक था सनडायल, यानी धूप घड़ी। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल था। जैसे जैसे दिन में सूरज आगे बढ़ता था, उसकी परछाई यानी शैडो की पोजीशन बदलती रहती थी और बस उसी से लोग समय का अंदाजा लगा लेते थे। फिर आई वाटर क्लॉक, जिसे हम जल घड़ी भी कहते हैं। इसमें एक बर्तन में पानी भरा जाता था, जिसमें एक छोटा सा छेद होता था और पानी के गिरने की स्पीड से टाइम को मेजर किया जाता था। सिंपल राइट, बट सो इफेक्टिव। अच्छा, ये आपने शायद मूवीज में जरूर देखा होगा, दी आवर ग्लास या रेत खड़ी। एक तरफ से रेत जब पूरी दूसरी तरफ चली जाती तो एक फिक्स टाइम इंटरवल, मान लो 1 घंटा, पूरा हो जाता था। और आखिरी एग्जाम्पल है कैंडल क्लॉक। इसमें एक मोमबत्ती पर बराबर दूरी पर निशान लगे होते थे। जैसे जैसे मोमबत्ती पिघलती, निशान गायब होते जाते और टाइम का पता चलता रहता था। सोचो, पुराने जमाने के लोग कितने क्रिएटिव थे। तो इन एंशिएंट मेथड से अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की तरफ जिसने टाइम कीपिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, वाज द सिंपल पेंडुलम। ये एक रियल गेम चेंजर डिस्कवरी थी। पेंडुलम को समझने के लिए एक वर्ड को जानना बहुत जरूरी है, ऑसिलेशन। आपकी बुक के पेज 89 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। चलिए पहले उसे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली जैसा लिखा है, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O
moves to A, to B and back to O. सिंपल सा मतलब है पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन। जब पेंडुलम का बॉब यानी वो नीचे लटका हुआ वेट अपनी सेंटर पोजीशन O से एक साइड A तक जाता है, फिर दूसरी साइड B तक और वापस सेंटर O पर आ जाता है, तो इस पूरे चक्कर को कहते हैं एक ऑसिलेशन। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड। अगेन आपकी बुक कहती है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये तो बिल्कुल आसान है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी एक पूरा टू एंड फ्रो स्विंग करने में पेंडुलम को जितना टाइम लगता है ना, वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, यह आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट यह है कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ यानी लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके बॉब के मास यानी वजन पर नहीं। मतलब अगर पेंडुलम लंबा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, चाहे आप उस पर हल्का बॉब लगाएं या भारी। व्हाट अ फैसिनेटिंग फैक्ट। ओके, तो अब जब हमने टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना सीख लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमें मोशन को समझने में कैसे हेल्प करता है। यानी अब हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी फास्ट या स्लो चल रही है। तो सवाल ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी उसकी चाल को आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं। सोचिए इस बारे में। और जवाब है इस फॉर्मूला में। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखिएगा। स्पीड निकालने के लिए हम ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है, वैसे ही स्पीड की भी है। इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जिसे हम M/S लिखते हैं। और एक और कॉमन यूनिट जो हम रोज यूज करते हैं वो है किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर। देखिए, सिर्फ फॉर्मूला जान लेना काफ़ी नहीं है, उसे यूज़ करना भी तो आना चाहिए। तो चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स पुट दिस फॉर्मूला इनटू एक्शन। हम आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8.2 सॉल्व करेंगे, जो पेज 91 पर है। सवाल है, एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसे एक शहर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। तो शहर कितनी दूर है? हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आंसर है 100 किलोमीटर्स। देखा, अगर आपको सही फॉर्मूला पता हो तो सॉल्यूशन कितना आसान हो जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8.3। सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ हम फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमाकर यूज करेंगे। टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हम 360 को 90 से डिवाइड करेंगे और आंसर आता है 4 घंटे। इससे ये साफ है कि एक ही मेन फॉर्मूला से आप डिस्टेंस, स्पीड या टाइम कुछ भी निकाल सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। तो अब तक हमने टाइम और स्पीड को समझा। अब इस चैप्टर के फाइनल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। क्योंकि सारी गति, सारा मोशन एक जैसा नहीं होता। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक कार जो खाली हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है। वही दूसरी तरफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। जैसे शहर के ट्रैफिक में फंसी कार, जो कभी तेज चलती है तो कभी बिल्कुल धीरे। तो दोस्तों, एंशिएंट सनडायल से लेकर स्पीड के फॉर्मूला तक आज हमने टाइम और मोशन के फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला एक्सप्लेनर आपको कौन सी क्लास या बुक का चाहिए। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज हम आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 9, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और ये 9th चैप्टर आगे की कॉन्सेप्ट्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ्स एसेंशियल प्रोसेसेस की, फिर हम द जर्नी ऑफ डाइजेशन पर चलेंगे, उसके बाद द मिरेकल ऑफ अब्जॉर्प्शन को देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि ब्रीदिंग से एनर्जी कैसे बनती है, और आखिर में हाउ अदर एनिमल्स फंक्शन। चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन 1, लाइफ्स एसेंशियल प्रोसेसेस। बच्चों, डाइजेशन और रेस्पिरेशन की गहराई में जाने से पहले
चलो एक स्टेप पीछे जाते हैं और समझते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस आखिर हैं क्या। आपको थोड़ा बहुत ग्रेड 6 से याद होगा। चलिए उस नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। कभी सोचा है आपने, जो सैंडविच आप लंच में खाते हैं वो शाम को फुटबॉल खेलने की एनर्जी कैसे बन जाता है? या जो दूध आप सुबह पीते हैं वो क्लास में फोकस करने में कैसे हेल्प करता है? ये सवाल ही इस पूरे चैप्टर का कोर है। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 2, द जर्नी ऑफ डाइजेशन। ये एक फैंटास्टिक जर्नी है। अगर आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 122 खोल लीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। आपकी स्क्रीन पर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। इस पूरे सिस्टम को मुंह से लेकर आखिर तक एक लंबा सा ट्यूब समझिए, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आप जो भी खाते हैं वो इस मैजिकल ट्यूब से गुजरता है और हर स्टॉप पर अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरता है। यह जर्नी शुरू होती है मैकेनिकल डाइजेशन से। बुक में डेफिनेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस बाय क्रशिंग एंड चूइंग। बिल्कुल आसान शब्दों में ये फिजिकल काम है। जैसे ही आप एक बाइट लेते हैं, आपके दांत उसे क्रश और चू करके छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यही है पहला स्टेप। अब आइए पेज 123 पर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी 9.1 है, जिसका टाइटल है द पावर ऑफ सलाइवा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जैसा बुक में दिया है। स्टेप 1, टेक बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए। स्टेप 2, टेक चूड बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी। फिर दोनों में पानी डालना है और आखिर में आयोडीन सोल्यूशन। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि हमारे मुंह की लार यानी सलाइवा में ऐसी कौन सी शक्ति है जो खाने को बदल देती है। तो रिजल्ट क्या निकला? देखिए, टेस्ट ट्यूब ए जिसमें सिर्फ उबला चावल था, वो आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक हो गया। ये इस बात का प्रूफ है कि उसमें स्टार्च है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी, उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, आपके सलाइवा ने चावल के स्टार्च को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है। बच्चों, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाता है। और हाँ, इस तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आते हैं, इसलिए इन्हें दिल से समझो। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम आते हैं डाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन पर, जो आपकी बुक में पेज 124 पर दी है। चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है? सोच लीजिए आपने दाल चावल खाएं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं। आपका शरीर उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। डाइजेशन वो प्रोसेस है जो इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है ताकि आपकी बॉडी उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। मुंह में चबाने के बाद खाना कहाँ जाता है? वो नीचे उतरता है ऑसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू। आप अपनी बुक में फिगर 9.2 देख सकते हैं। ये कोई आम पाइप नहीं है। इसकी मसल्स एक वेव की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और खाने को आराम से नीचे पेट की तरफ पुश करती हैं। अब एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनिए। पेट के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये अचानक से ही पता चला। आपकी बुक में एक बॉक्स में इसका जिक्र है। कहानी है 1822 की, जब अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली शॉट, लीविंग अ स्मॉल परमानेंट होल। इस एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर बोमॉन्ट को एक जीते जागते इंसान के पेट के अंदर झांकने का मौका मिल गया। उन्होंने देखा कि पेट कैसे जूसेस निकालता है और खाने को पचाता है। सच में साइंस कभी कभी किसी डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं होती। पेट के बाद खाना एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम स्मॉल है, पर इसकी लंबाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कितनी? पूरे 6 मीटर्स, यानी आपके क्लासरूम की हाइट से भी डबल। इतनी लंबी चीज हमारे अंदर फिट कैसे है? अगर इसको पूरा फैला दिया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया कवर कर लेगी। इसकी यही लंबाई एब्जॉर्प्शन के लिए मैक्सिमम टाइम और सरफेस एरिया देती है। तो खाना टूट गया, सिंपल फॉर्म्स में आ गया, लेकिन अब आगे क्या? यहां से शुरू होता है सेक्शन 3, द मिरेकल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये वो स्टेज है जहां सारी मेहनत का फल मिलता है। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएंगे? चलिए देखते हैं। इसका जवाब स्मॉल इंटेस्टाइन के डिजाइन में छुपा है। देखिए, इसकी अंदर की दीवारों पर हजारों लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसी ग्रोथ्स होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। आप पेज 126 पर फिगर 9.5 में इसका क्लोजअप देख सकते हैं। ये विली सरफेस एरिया को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि एब्जॉर्प्शन का काम बहुत तेजी से और एफिशिएंटली हो पाता है। यहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स आगे ब्लड में ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑफिशियली डिफाइन करते हैं
बुक कहती है absorption, the process where digested nutrients pass from the small intestine into the blood vessels in its walls. आसान भाषा में ये डिलीवरी का काम है। डाइजेस्टेड फूड अभी तक सिर्फ डाइजेस्टिव ट्यूब में था, अब वो वहां से निकलकर खून में जा रहा है ताकि पूरे शरीर को एनर्जी दे सके। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स अब ब्लड में हैं, हर सेल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स एक बंद डिब्बे में रखे फ्यूल की तरह हैं। इस फ्यूल को जलाने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए एक चीज की जरूरत है। क्या? ऑक्सीजन। और यहीं से हमारा चैप्टर डाइजेशन से रेस्पिरेशन की तरफ मुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 4, ब्रीदिंग, द पाथ टू एनर्जी। यहाँ पर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। बुक में इसकी डेफिनेशन है रेस्पिरेशन, द केमिकल प्रोसेस इनसाइड द बॉडी वेयर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। और इस केमिकल प्रोसेस को ये वर्ड इक्वेशन बिल्कुल साफ दिखाती है। ग्लूकोज जो खाने से मिला प्लस ऑक्सीजन जो सांस से मिली गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी। यही वो एनर्जी है जिससे हम सब काम करते हैं। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे अभी क्लियर करना जरूरी है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, क्या ये एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, ये आपके लंग्स में होता है। जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ये आपके शरीर के हर सेल के अंदर होता है जहां फूड और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, पर दोनों एक नहीं है। इसका प्रूफ देखिए इन नंबर्स में। जो हवा हम इनहेल करते हैं उसमें करीब 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस हवा में सिर्फ 16 से 17% ऑक्सीजन बच जाती है। तो बाकी 4-5% ऑक्सीजन कहाँ गई? वो हमारी बॉडी ने यूज कर ली, और बदले में क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल की हुई हवा में CO2 ना के बराबर होती है, पर एक्सहेल की हुई हवा में 4 से 5% होती है। ये डेटा साफ बताता है कि बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने ह्यूमंस की इंटरनल मशीनरी को तो समझ लिया, लेकिन इस दुनिया में तो लाखों तरह के जीव जंतु हैं। एक गाय जो घास खाती है, एक मछली जो पानी में रहती है, एक केंचुआ जो मिट्टी में रहता है। क्या उन सब में भी यही सिस्टम है? चलिए अब देखते हैं सेक्शन 5, हाउ अदर एनिमल्स फंक्शन। ये टेबल अलग अलग एनिमल्स के अमेजिंग एडेप्टेशंस को दिखाता है। जैसे काऊ, वो एक रूमिनेंट है जो पहले घास निगल लेती है और बाद में आराम से बैठकर उसे वापस मुंह में लाकर चबाती है, जिसे च्यूइंग द कड कहते हैं। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते तो उनके पेट में एक गिजर्ड नाम का मस्कुलर पार्ट होता है जो दानों को पीस देता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो फिश अपने गिल्स से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती हैं, और फ्रॉग तो कमाल ही है, जमीन पर लंग्स से और पानी के अंदर अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है। कितना डाइवर्स है एनिमल किंगडम। तो बच्चों, हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, सेक्शन 6, की चैप्टर टेकअवेज। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या क्या मेन बातें सीखी हैं। चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके दोबारा देखते हैं। पहला, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। दूसरा, डाइजेशन ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तीसरा, एब्जॉर्प्शन मेनली हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा, ब्रीदिंग इज द फिजिकल एक्ट ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट। और पांचवा, रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन। बच्चों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को एक स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 9, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इस चैप्टर को एक बार बुक से जरूर पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपकी विज्ञान की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर समझने वाले हैं। ये है चैप्टर 10, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, मतलब पौधों में जीवन प्रक्रियाएं। आपकी किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं और ये है 10वां चैप्टर। तो चलिए पौधों की इस कमाल की दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हम जानवरों को, इंसानों को, सबको खाना खाते हुए देखते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि ये विशाल बरगद का पेड़ आपको दिख रहा है, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? यही वो रहस्य है, वो मिस्ट्री है जिसकी पड़ताल हम आज इस चैप्टर में करने वाले हैं।
तो हमारी आज की इस इन्वेस्टिगेशन का ये रहा पूरा का पूरा प्लान। हम सबसे पहले प्लांट मिस्ट्री को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पानी और धूप क्यों जरूरी हैं, फिर हम चलेंगे पौधे की रसोई में जो कि पत्तियां होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फिर पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो अपनी एनर्जी कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर इन पौधों को जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि अब हम अपने पहले एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए बच्चों, फटाफट अपनी बुक का पेज 138 खोलिए। वहां पर आपको दिखेगी एक्टिविटी 10.1। चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट हमें हमारे पहले सुराग देगा, पहला क्लू देगा कि पौधों के लिए सबसे जरूरी चीजें आखिर हैं क्या। अब देखिए, आपकी किताब में जो लिखा है वो ये है कि हमें 3 गमले लेने हैं, A, B और C, और तीनों में एक जैसे छोटे पौधे लगाने हैं। ठीक है। अब गमला A जो है उसे हम धूप में रखेंगे और रोज पानी देंगे। गमला B को भी धूप में ही रखेंगे, लेकिन उसे बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। और आखिर में गमला C, उसे हम एक अंधेरे कमरे में रखेंगे, पर उसे रोज पानी देंगे। तो लगभग 2 हफ्तों के बाद जो नतीजे आए वो बिल्कुल साफ थे। गमला A जिसे धूप और पानी दोनों मिले, वो देखो कितने अच्छे से बढ़ा, उसके पत्ते भी एकदम हरे थे। गमला B जिसे धूप तो मिली पर पानी नहीं मिला, वो बेचारा मुरझाकर मर गया। और गमला C जिसे पानी तो मिला पर धूप नहीं मिली, वो ठीक से बढ़ ही नहीं पाया और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि पौधे को ठीक से बढ़ने के लिए धूप और पानी दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चल गया कि पौधों को क्या चाहिए, पानी चाहिए और धूप चाहिए। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि पौधे अपना भोजन बनाते कहाँ हैं, उनकी रसोई कहाँ है? चलिए इसका पता लगाते हैं। आपने देखा है पत्तियों का रंग हरा होता है? वो एक खास पिगमेंट की वजह से होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। हिंदी में हम इसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? आप इसे पत्ती का एक सोलर पैनल समझ सकते हैं। इसका काम है सूरज की रोशनी से आने वाली एनर्जी को पकड़ना, उसे कैप्चर करना। लेकिन रुकिए, खाना बनाने के लिए सिर्फ धूप और पानी ही काफी नहीं है। हमारी किताब में बताया गया है कि हवा भी एक बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। पत्तियां जो हैं वो हवा से गैस भी लेती हैं। सोचो जरा कौन सी गैस हो सकती है? चलिए देखते हैं। जी हाँ, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी किताब में जो एक्टिविटी 10.4 दी गई है वो यही बात साबित करती है। उस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि पत्ती के जिस हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती, वो स्टार्च यानी अपना भोजन बना ही नहीं पाता। तो ये हमारा तीसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है ना? हमारे पास है सूरज की रोशनी, पानी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब समय आ गया है पौधे के खाना बनाने की उस मुख्य प्रक्रिया, उसकी उस सीक्रेट फॉर्मूले को जानने का। आपकी किताब में जो परिभाषा दी है वो कहती है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आसान भाषा में इसका मतलब है वो प्रक्रिया जिससे पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही फोटोसिंथेसिस या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये ही वो जादू है। और ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद मिलती है तो मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि पौधे का असली भोजन है। और साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन, वही गैस जो हम सबके लिए सांस लेने के लिए इतनी जरूरी है ना? कमाल की बात। एक छोटी सी पत्ती के अंदर ये पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री चल रही है। अब एक और सवाल मन में आता है। ठीक है, खाना तो पत्तियों में बन गया, लेकिन वो पौधे की जड़ों तक या तने तक कैसे पहुंचता है? और जो पानी जड़ें जमीन से लेती हैं, वो ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? अरे वाह, इसके लिए तो पौधे के पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। देखिए, पानी और जो जरूरी खनिज होते हैं उन्हें जड़ों से ऊपर पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती हैं पतली पतली नलियां, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम या जाइलम। आपको याद है आपकी किताब की एक्टिविटी 10.7? उसमें जब पौधे के तने को लाल स्याही वाले पानी में रखा गया था तो वो लाल रंग ऊपर तक चढ़ गया था। वो जाइलम के काम का ही सबूत था। और जो पत्तियों में खाना बन गया यानी ग्लूकोज, उसे पौधे के हर हिस्से तक, जड़ों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करती हैं फ्लोएम यानी फ्लोएम नाम की नलियां। तो फ्लोएम क्या है? ये है पौधे का फूड डिलीवरी सिस्टम।
तो एक बहुत ज़रूरी बात नोट कर लो बच्चों, ये जाइलम और फ्लोएम का जो अंतर है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखना, जाइलम पानी और मिनरल्स को नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाता है और फ्लोएम बने हुए खाने को पत्तियों से सभी दिशाओं में, ऊपर भी और नीचे भी पहुंचाता है। अच्छा, खाना बना लिया, उसे सब जगह पहुंचा भी दिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। जैसे हम खाना खाने के बाद उससे एनर्जी निकालते हैं, वैसे ही पौधों को भी अपने बनाए हुए भोजन को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलना पड़ता है। आपकी किताब में ठीक यही लिखा है। द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज: ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इस प्रक्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। इसमें जो ग्लूकोज बना था वो ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और उससे निकलती है एनर्जी, जिससे पौधा बढ़ता है। और याद रखना, ये प्रक्रिया पौधे के सभी हिस्सों में दिन और रात हर समय चलती रहती है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने खोज निकाला कि पौधों को जिंदा रहने के लिए धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। पत्तियों में क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे ग्लूकोज यानी खाना बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। जाइलम पानी को ऊपर ले जाता है, फ्लोएम खाने को सब जगह पहुंचाता है और रेस्पिरेशन से पौधे को बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। वाह! देखो बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है ये विषय कभी कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जैसे एक पौधा सही पोषण मिलने पर बढ़ता है, ठीक उसी तरह आप ज्ञान से, नॉलेज से आगे बढ़ेंगे। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगला एक्सप्लेनर कौन सी किताब और कौन सी क्लास का चाहते हैं। और हाँ, ये जो सारी जानकारी है ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो ध्यान से पढ़ना। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी एनसीईआरटी साइंस की किताब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने वाले हैं। ये है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश, परछाई और परावर्तन। आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और हम आ गए हैं चैप्टर 11 पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है केशव नाम के एक लड़के से। केशव अपनी गर्मियों की छुट्टियों में एक गांव गया था। सोचकर देखो, एकदम अंधेरी रात है और हजारों जुगनू अपनी रोशनी से टिमटिमा रहे हैं। कितना मैजिकल लगता होगा, है ना? फिर जब वो बस से शहर लौट रहा था तो उसने देखा कि गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं वो अंधेरे को चीरती हुई एकदम सीधी रेखा में जा रही थीं। अब ये सब देखकर ना केशव के दिमाग में कुछ सवाल आए, जैसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी खुद की लाइट देती हैं, और ये लाइट मतलब रोशनी आखिर चलती कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। ये सवाल सिर्फ केशव के नहीं है, ये हम सबके हैं। तो चलिए आज मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा लर्निंग पाथ क्या है। हम 5 मेन टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कौन चमकता है और कौन नहीं। फिर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है पर इसका मतलब है कि लाइट सीधी क्यों चलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के आर पार लाइट कैसे जाती है। फिर हम खेलेंगे परछाई का मज़ेदार खेल और आखिर में समझेंगे रिफ्लेक्शन एंड इमेज का साइंस। चलिए शुरू करते हैं केशव के पहले सवाल से। ये रोशनी आखिर आती कहाँ से है? हमारा पहला टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लाइट के सोर्सेज को समझने जा रहे हैं। आपकी किताब में एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है वो चीजें जो अपनी खुद की रोशनी पैदा करती हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे सूरज या वो टिमटिमाते हुए जुगनू। पर क्या चांद ल्यूमिनस है? सोचो जरा। नहीं, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट का सोर्स क्या है, पर केशव का दूसरा सवाल याद है? लाइट ट्रैवल कैसे करती है? इसी को समझने के लिए हमारा अगला टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका सिंपल सा मतलब है प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। बच्चों, अब अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 109 खोलिए। चलिए वहां दी हुई एक्टिविटी 2 को समझते हैं। ये बहुत सिंपल और फन एक्टिविटी है, आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक्टिविटी कहती है कि एक लंबा खोखला पाइप लो। सबसे पहले सीधे पाइप से एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखो, आपको वो आसानी से दिख जाएगी। अब उसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ दो, बेंड कर दो और फिर से लौ को देखने की कोशिश करो। तो बताओ, क्या आप मुड़े हुए पाइप से वो फ्लेम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते।
और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी बात साबित करता है कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देखो, साइंस बहुत लॉजिकल है। अगर आपने बेसिक समझ लिए ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो लाइट सीधी रेखा में चलती है, ये बात तो पक्की हो गई। पर सोचो, क्या होता है जब उसके सीधे रास्ते में कोई चीज आ जाती है? क्या लाइट वहीं रुक जाती है या उसके आर पार निकल जाती है? चलिए यही समझते हैं हमारे अगले टॉपिक में। तो देखो, चीजें या मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं। पहले हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, जैसे शीशा या साफ पानी जिनके आर पार लाइट पूरी तरह से चली जाती है। दूसरे हैं ट्रांसलूसेंट, मतलब पारभासी, जैसे ट्रेसिंग पेपर, जिनसे लाइट थोड़ी बहुत ही पास हो पाती है, धुंधला दिखता है। और तीसरे हैं ओपेक, मतलब अपारदर्शी, जैसे लकड़ी या दीवार, जो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ये स्लाइड आपकी किताब की टेबल 11.1 जैसी ही है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, ग्लास यानी कांच ट्रांसपेरेंट है, लाइट पूरी तरह पास हो रही है। ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट है, लाइट सिर्फ पार्शली, मतलब थोड़ी थोड़ी पास हो रही है। और कार्डबोर्ड ओपेक है, जो लाइट को जरा सा भी पास नहीं होने दे रहा। तो अब अगला सवाल यह है कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता रोक लेता है तो क्या होता है? यहीं से शुरू होता है परछाई का खेल, द गेम ऑफ शैडोज। एक परछाई यानी शैडो बनाने के लिए हमेशा 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, लाइट का एक सोर्स, जैसे कि सूरज या टॉर्च। दूसरा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोकेगा। और तीसरा, एक स्क्रीन, यानी कोई भी सतह जिस पर वो परछाई बनेगी। ये स्क्रीन एक दीवार हो सकती है, जमीन हो सकती है, कुछ भी। और अब एक मजेदार फैक्ट, आपकी किताब की एक्टिविटी 4 एक बहुत ही कूल बात बताती है। परछाई हमेशा डार्क होती है, काली होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस चीज से वो बन रही है उसका रंग क्या है। आप एक लाल रंग की गेंद लो या हरे रंग का सेब, उसकी परछाई हमेशा डार्क ही बनेगी। है ना इंटरेस्टिंग? तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, जिससे बनती है इमेज यानी छवि, जो हम शीशे में देखते हैं। आपकी किताब में एक बच्चा सवाल पूछता है, But I also saw that there was a bright spot of light on the wall on the opposite side. Why was it so? उसने देखा कि जब उसने स्टील की प्लेट को रोशनी के सामने रखा तो परछाई तो बनी, पर साथ में दीवार पे एक चमकता हुआ स्पॉट भी बन गया। ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल हमें शैडो से रिफ्लेक्शन की तरफ ले जाता है। इसकी डेफिनेशन है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट किसी शीशे जैसी चमकदार सरफेस से टकराकर अपनी डायरेक्शन बदल लेती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक गेंद को दीवार पर मारें और वो बाउंस होकर वापस आ जाए। अब जो इमेज एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में बनती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है, उल्टी नहीं, उसे किसी स्क्रीन पर नहीं बना सकते, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब आपका दायां हाथ इमेज में बायां दिखेगा और बायां हाथ दायां। इसीलिए तो एम्बुलेंस गाड़ियों पर यह शब्द उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखाई दे। इस चैप्टर में एक और मजेदार चीज है, पिन होल कैमरा। ये कैमरा भी इसी बात को साबित करता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। इससे जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर से आने वाली लाइट की किरणें सीधी चलकर नीचे पहुंचती हैं और नीचे से आने वाली किरणें ऊपर चली जाती हैं। तो चलिए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अपनी रोशनी खुद देते हैं। पॉइंट 2, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पॉइंट 3, ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को रोककर शैडोज बनाते हैं। एंड पॉइंट 4, मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेजेस बनाते हैं। दैट्स इट। और हाँ बच्चों, एक बात याद रखना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपकी क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि आगे जाकर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी बारी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगली बार कौन सी क्लास और बुक का चैप्टर समझना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक्सप्लेनर आपके लिए ज़रूर लेकर आएं। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, और लीजिए हम आ गए हैं आपकी साइंस की किताब के आखिरी सफ़र पर। यह है इस बुक का फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, मोशन ऑफ द अर्थ एंड द स्काई। क्या जर्नी रही है। हमने मिलकर 11 चैप्टर्स पूरे किए
और अब इस ग्रैंड फिनाले में हम समझेंगे कि हमारा अपना प्लैनेट, हमारी धरती, इस विशाल स्पेस में आखिर चलती कैसे है। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर शुरू होता है रश्मिका के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। उसने देखा कि सुबह परछाइयां अलग होती हैं, दोपहर में अलग। तो उसके दिमाग में आया कि जरूर सूरज चल रहा होगा, राइट? द सन इज मूविंग। लेकिन फिर उसे याद आया कि स्कूल में तो पढ़ा था कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। तो सच क्या है? सोचने वाली बात है ना? आइए आज इस पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी सोलर सिस्टम लेवल की पहेली को सुलझाने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक एक बहुत सिंपल सी चाबी देती है, एक मैरी गो राउंड, यानी कि वो गोल गोल घूमने वाला झूला। अगर हम इस झूले के एक्सपीरियंस को आसानी से समझ गए ना, तो हम एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे, जिसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। हिंदी में कहे तो अपेक्षित गति। ओके, तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 135 खोलिए। वहाँ है एक्टिविटी 12.1। बुक में लिखा है, इमेजिन यू आर ऑन अ मेरी गो राउंड टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज, विच वे डू द ट्रीज आउटसाइड सीम टू मूव। इसका मतलब, सोचिए आप एक झूले पर बैठे हैं जो घड़ी की सुइयों से उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो बाहर के पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आपको किस तरफ जाते हुए दिखेंगे? ऐसा ही लगेगा ना कि वो सब आपसे उल्टी दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और यहीं पर है हमारा सीक्रेट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिलेटिव मोशन। इसका मतलब है कि कोई चीज आपको चलती हुई इसलिए लगती है क्योंकि आप खुद चल रहे होते हैं। पेड़ तो अपनी जगह पर ही खड़े हैं, लेकिन उस घूमते हुए झूले से आपको वो घूमते हुए दिख रहे हैं। ये जो एपरेंट मोशन है ना, बस इस आइडिया को पकड़ के रखिएगा। रश्मिका की पहेली का जवाब इसमें ही छिपा है। तो अब इस मेरी गो राउंड वाले आइडिया को थोड़ा बड़ा करते हैं, कॉस्मिक लेवल पर सोचते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम सब, आप, मैं, हम सब एक बहुत बहुत बड़े झूले पर बैठे हैं और उस झूले का नाम है प्लैनेट अर्थ। और ये सिर्फ सूरज के चारों तरफ घूमी नहीं रही, बल्कि अपनी ही जगह पर भी स्पिन कर रही है। और इसका यही स्पिन दिन और रात का कारण बनता है। इसको आसानी से इमेजिन करना है तो सोचिए एक घूमते हुए लट्टू के बारे में, या छत पर चलते हुए पंखे के बारे में, या फिर उस बास्केटबॉल के बारे में जिसे खिलाड़ी अपनी उंगली पर नचाते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही घूमती है, लगातार, नॉन स्टॉप, अपनी ही जगह पर। इस घूमने को साइंस की भाषा में कहते हैं रोटेशन यानी घूर्णन। ये क्या है? ये है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्निंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट कॉल्ड द एक्सिस। तो मिल गया जवाब। जैसे झूले पर बैठे आपको पेड़ घूमते दिख रहे थे, ठीक वैसे ही सूरज हमें ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी अर्थ असल में वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। अमेजिंग, राइट? और यही रोटेशन दिन और रात का साइकिल बनाता है। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। सोचो, एक परछाई के बारे में एक छोटा सा सवाल और हम कहाँ तक आ गए। हमने ये समझ लिया कि हमारा पूरा प्लैनेट कैसे चलता है। दोस्तों, यही है आपकी क्यूरियोसिटी की, आपकी जिज्ञासा की ताकत। कभी भी सवाल पूछना बंद मत करना। अपने अंदर के साइंटिस्ट को हमेशा जिंदा रखो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अर्थ के रोटेशन से हमें दिन में सूरज चलता हुआ दिखता है, तो आपके हिसाब से रात में क्या होता होगा? क्या यही सेम लॉजिक आसमान के तारों पर भी अप्लाई होता है? चलिए देखते हैं। और जवाब है यस, बिल्कुल। तारे भी हमें आसमान में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। रीजन? वही, हमारी अर्थ का रोटेशन। आपकी किताब की एक्टिविटी 12.3 इसे आजमाने को कहती है। अगर आप रात को 9 बजे सप्तऋषि तारामंडल, जिसे बिग डिपर भी कहते हैं, उसे देखें और फिर 2 घंटे बाद दोबारा देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि उसने आसमान में अपनी जगह बदल ली है। और इससे जुड़ी एक बहुत ही कूल बात है जो आपके किताब के फैसिनेटिंग फैक्ट बॉक्स में दी गई है। जो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो इस एपरेंट मोशन को कैमरा में कैप्चर करते हैं। वो कैमरा का शटर बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं और इससे तारों की मूवमेंट से रोशनी की खूबसूरत गोल लकीरें या आर्क्स बन जाते हैं, जिन्हें स्टार ट्रेल्स कहते हैं। साइंस और आर्ट का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन आसमान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और मोशन भी है। हमारी अर्थ सिर्फ अपनी जगह पर घूमती नहीं, वो सूरज के चारों तरफ एक लंबे साल भर के सफर पर भी निकली हुई है। इस सफर को कहते हैं रेवोल्यूशन, और इसकी वजह से ब्रह्मांड को देखने की हमारी खिड़की बदलती रहती है।
यही कारण है कि सर्दियों में हमें जो कॉन्स्टेलेशंस दिखते हैं वो गर्मियों में दिखने वाले कॉन्स्टेलेशन से अलग होते हैं। अब सोचिए, जब ये विशाल चीजें सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अपने रास्तों पर घूमते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो एक दूसरे पर अपनी विशाल परछाइयां डालते हैं, जिससे बनता है नेचर का एक सबसे शानदार शो, एक इक्लिप्स, जिसे हम हिंदी में ग्रहण कहते हैं। पर एक सवाल, एक छोटा सा चंद्रमा इतने विशाल सूरज को आखिर कैसे ढक सकता है? आपकी किताब में एक्टिविटी 12.4 है जो इसका जवाब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट से देती है। चलो ट्राई करो। अपने एक दोस्त को थोड़ी दूर खड़ा करो। अब अपनी एक आंख बंद करके अपने अंगूठे को हाथ सीधा करके सामने रखो। देखा, आपका छोटा सा अंगूठा आपके दोस्त के पूरे सर को ढक सकता है। ये सब पर्सपेक्टिव और डिस्टेंस का खेल है दोस्तों। तो दो तरह के ग्रहण होते हैं और इस स्लाइड से उनका फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, सिंपल। अलाइनमेंट होता है सन, मून, अर्थ। और लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में आती है और हमारी परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। अलाइनमेंट सन, अर्थ, मून, बस इतना ही सरल है। और एक और फैसिनेटिंग फैक्ट जो इस साइंस को हमारी रिच हिस्ट्री से जोड़ता है, ये ग्रहण शब्द संस्कृत से आया है। और आपको पता है, प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमर्स इसमें एक्सपर्ट थे। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में ग्रहण कब होंगे इसकी बिल्कुल आकादम एक्यूरेट कैलकुलेशंस मौजूद थी। है ना अद्भुत बात? तो इस चैप्टर को रैप अप करते हैं और आइए जल्दी से इसकी मुख्य बातें यानी की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए और आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला, सूरज और तारों का दिखना अर्थ के रोटेशन के कारण है। दूसरा, यही रोटेशन दिन और रात बनाता है। तीसरा, अर्थ का रेवोल्यूशन साल भर तारों का नज़ारा बदलता है। और आखिर में सोलर और लूनर इक्लिप्स सन, अर्थ और मून के अलाइनमेंट का खेल है। और इसके साथ हमने ये पूरी किताब खत्म कर ली है। बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि इन एक्सप्लेनर्स ने आपको कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझने में मदद की होगी। ये ना सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जहां आपका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं अगली बार हम कौन सी टेक्स्ट बुक और कौन सी क्लास को एक्सप्लेन करें। हमें नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले एक्सप्लेनर में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।